क्लास ज्वाइन करो भाई लोग। आज का इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली से भी शुरू किया जाएगा और ख़त्म भी बढ़िया से किया जाएगा। यहाँ से सवाल मिलेंगे और रिएक्शंस हैं भाई, रिएक्शंस है तो सारे बालक एक बार आ जाओ। चलिए भाई, मैसेज डाल दिया गया है, दोबारा रिमाइंडर। तो हम लोगों ने कल कॉस्टिक सोडा NaOH को बनाया था भाई ना। तो NaOH की फॉर्मेशन तो आपने कर ली थी पूरी की पूरी। अमलगम था, सोडियम एलॉय था, और सोडियम एलॉय को आपने क्या कर दिया, तो छान कर उसको पानी में डाल दिया था, NaOH निकल गया था। थोड़ा सा मैं आपको लेके हल्का सा पीछे से चलता हूँ। कल का लेक्चर जो था कल से ही शुरू करते हैं थोड़ा सा बस, और सवाल पूछा जाता है जो उस सवाल पे भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। जैसे Na था आपके पास में, Hg था, और आपने क्या किया था, पानी आपका वाटर से वॉशिंग थी आपकी, H+ और OH-। कल की बात है, कल का लेक्चर देख लीजिएगा। और आपका ये क्या हुआ, NaOH बन गया था और हाफ H2 गैस रिलीज हुई थी। और ये जो रिएक्शन हुई थी कैथोड पे रिएक्शन हुई थी, कैथोड पे हुई थी, याद है ना आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यही रिएक्शन एनोड पे जो हुई थी, एनोड की रिएक्शंस हमारे पास में क्या था, Cl- था और हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एक गैस निकली थी, ये कहाँ पे, एनोड पे। तो आपसे पूछा गया है सवाल कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH, है ना, कैथोड और एनोड पे लिबरेट होने वाली गैसेस कौन सी है रिस्पेक्टिवली। सवाल को समझे ध्यान से। कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH, NaOH का जब आप विद्युत अपघटनी सेल में आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, तो एनोड और कैथोड पे निकलने वाली गैसेस कौन सी हैं। तो आपको ये एक सवाल पूछा है, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि आपका एनोड और कैथोड पे निकलने वाली गैसेस में से आपका क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस आपकी निकली हुई है कैथोड पर और क्लोरीन गैस निकली हुई है एनोड पर। तो ये सवाल आया हुआ, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल का, है ना, NaOH किस पे। तो हम आप चलते हैं अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे कारवा में होने वाला क्या है, प्रॉपर्टीज होने वाली है, NaOH की प्रॉपर्टीज को ही देखेंगे, क्या है इनके गुण क्या है, उस पे हम लोग बात करेंगे भाई। पहली बात है कि व्हाइट सफेद कलर का, आप लोग लैब के अंदर गए हो, लैब के अंदर अगर गए हो तो देखिए होगा कि सफेद पैलेट्स की तरीके से, क्या सफेद सफेद गोली जैसे टैबलेट्स की तरीके से ये होते हैं व्हाइट कलर के। कौन कौन देखा है भाई, NaOH लेबोरेटरी के अंदर कितने लोग देखे हो भाई। NaOH कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल याद है, छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल टैबलेट जैसा ना। NaOH इज अ व्हाइट, बिल्कुल सफेद सफेद, जैसे आपका टैबलेट आप लोग खाते हो सफेद वाली, वैसी ही होती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये होता है भाई, सफेद कलर का आपका एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है। दूसरी बात है कि ये डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट का मतलब आपको बताया था, डीलिक्विसेंट इसका मतलब आपको बताया था कि ये क्या करता है कि हवा से क्या करेगा, मॉइस्चर क्या कर लेता है, गेन करता है। हवा में जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, वो पिघलने लगता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये पानी को बहुत जल्दी पानी अपने पास में बुलाता है कि चले आओ मेरे पास में। ये डीलिक्विसेंट का वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है भाई।
और NaOH का क्या होगा, व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड है, कुछ इस तरीके से बिहेवियर इसका होगा। ये मेल्ट आपका जो इनका मेल्ट पॉइंट जो है वो है 591 केल्विन। इतने पे मेल्ट भी होने लगते हैं, अगर इतने केल्विन पे जाएगा तो मेल्ट होने लगेगा भाई, ठीक है, मेल्ट होने लगेंगे। तो इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि क्रिस्टलाइन होता है, डेलिक्वेशन सॉलिड, मेल्टिंग इसका 591 केल्विन है। अब जैसे NaOH में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस क्या कर दें, इनकी कुछ रिएक्शन छोटी मोटी अभी, बाकी रिएक्शंस हम करवाएंगे। अगर हमने रिएक्शंस में क्या डाल दिया, आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया, तब वहां पे क्या मिलेगा आप हमें बताएंगे भाई। हमने NaOH के अंदर, ये तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई उस एक तरीके से। केमिकल प्रॉपर्टीज में हल्का सा आप देखें कि NaOH के अंदर बहुत हल्का सा, अगर आपने CO2 डाल दिया तो, NaOH के अंदर आप CO2 डाल दिए तो बोलो भाई, CO2 डाल दिए तो ये आपका क्या बना लेगा भाई, सोडियम का कार्बोनेट बना लेगा और पानी रिलीज हो जाएगा। आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप 2 और ये 2 ले लीजिए, सोडियम का कार्बोनेट। ये भी आपका व्हाइट क्रस्ट होता है, व्हाइट कलर का ये भी होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। मान लीजिए हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम आपका मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है यार, अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम मेटल होता है नॉन मेटल होता है, जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। हाइड्रोक्साइड के पहले एक स्टेप लेकर चलता हूं, तब हाइड्रोक्साइड बनाता हूं। आपने एल्युमिनियम क्लोराइड लिया हुआ है, अब इसमें NaOH डाल दीजिए। जो अभी हमने पूछा था एल्युमिनियम मेटल है नॉन मेटल है, कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। एल्युमिनियम क्लोराइड को हमने ले लिया, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले बनाएगा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका ये बना लेगा भाई। मेटल है, पक्की बात है भाई, मेटल है कि मेटोलाइड है, हाँ मेटल है या फिर मेटोलाइड है, मेटल है। देखो भाई, हम एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लिए हैं, एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड में अगर हमने और NaOH मिला दिया एक्सेस में, यहाँ पे लिखा रहता है एल्युमिनियम क्लोराइड और एक्सेस ऑफ NaOH, ऐसे लिख देगा एक्सेस ऑफ NaOH, तो क्या होगा, ये आपका एल्युमिनियम का हेक्सा ऑक्साइड का एक क्या बना लेगा भाई, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपको बनाता हुआ नजर आएगा। बात समझ गए। अभी NaOH के रिएक्शंस पे तो हम लोग आए ही नहीं, बस हल्की से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया 2-3, और 1-2-3 आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, बस अभी तो इस पे आना बाकी है भाई, ठीक है। अब आपने ZnNO2 ले लिया है, ZnNO2 यहीं पे लिख देता हूं मैं, या अलग से लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत है बोर्ड में जगह। ZnNO2, ठीक। अब डाल दीजिए NaOH, आपका क्या हो जाएगा ZnOH का ट्वाइस, और यही NaOH आप एक्सेस में लिए हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेस में लिया हुआ है, तो फिर ये ZnOH का ट्वाइस क्या हो जाएगा भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी ने मेटोलाइट बोल भी दिया है, किसी ने मेटोलाइट बोला भी है भाई, बोलो भाई, किसी ने मेटोलाइट एल्युमिनियम को बोल दिया। एक्सेस में आपने NaOH डाला है, अब क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे आपने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, पहले एल्युमिनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपने उसमें क्या किया और NaOH डाल दिया, तो एक आपको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दिया है। ऐसे ही जब आपने ZnNO2 ट्वाइस को NaOH में ऐड किया है, तो आपका पहले जिंक का हाइड्रोक्साइड बना है, फिर एक्सेस में आप डालेंगे, तो एक्सेस में डालने के बाद में आपका क्या होगा,
NaNO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, NaNO3 निकलेगा, और एक प्रेसिपिटेट निकलेगा, उस प्रेसिपिटेट का नाम बताएं। हाँ, ये तो सही है, आपने ये सही बताया है, और आपने डाल दिया है, तो ये आपका Zn का 4 और ये 2 माइनस, और ये जो है ये आपका ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और आपने जो बताया है कि आपका NaNO3 आपका ये बाहर निकल जाएगा, तो ये तो सही है। एक कॉम्प्लेक्स ये भी बना लेता है, इस कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये एक्सेस में होगा तब ये कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएगा आपको, ठीक है भाई। अब हम आपको अब आपको असली आपके जीवन में लेकर चलते हैं NaOH की रिएक्शंस। अब असली NaOH की रिएक्शंस, ये तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी आपने बहुत थोड़ी थोड़ी बातें आपने इसके अंदर का देख ली, तो आप हेडिंग डालिएगा, बहुत जबरदस्त होगा। अब हम थोड़े एनर्जी में आ रहे हैं और आप भी एनर्जी में आ जाइए। रिएक्शन विथ NaOH, अब थोड़ा सा ध्यान से आइएगा। रिएक्शन विथ NaOH, अब देखिएगा क्या होने वाला है भाई। रिएक्शन विथ NaOH, विथ NaOH। अब मेरे भाई पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज ये जो होने वाला है ये सबसे अब तक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि NaOH की खूब रिएक्शंस होती हैं और उनके प्रोडक्ट खूब ही पूछे जाते हैं। अगर S ब्लॉक का रिएक्शन आता है तो यहीं से आएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर। अब आप देखें NaOH आपका ये क्या है, बेस है, एक आपका ये बेस है। तो आपसे सवाल पहला यही पूछा जाता है कि बताइए मुझे बात बताइए कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। पहला सवाल ऐसे ही मिल जाएगा आपको, और उसमें आपको ये पहचानना होगा कि जो ऑक्साइड दिए गए हैं वो ऑक्साइड हैं कौन से, वो एसिड या फिर एम्फोटेरिक होंगे, तभी वो NaOH से रिएक्ट करेंगे, कभी बेस और बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता, यहीं पे क्वेश्चन साइड में लिख दूं कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, तो जैसे आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा CO2, आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए दे दिया आपको B2O3 दे दिया, यहाँ पे N2O5 लिख देता हूँ, P2O10 लिख देता हूँ, P4O10, D लिख देता हूँ आपको, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ भाई। अभी ऑक्साइड है आपके पास में, ये ऑक्साइड है, अभी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से अब चलिएगा, है ना। और ऑप्शन भी दे दे, ABCDE दे दे, ZNO दे दे, आपको E के बाद में F दे दे, SNO दे दे, F के बाद में G ऑप्शन दे दे, PbO2 दे दे, बहुत सारे ऑक्साइड दे सकता है। कह दे कि बताइए इनमें से कौन से वाले से NaOH नहीं भिड़ेगा, है ना। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि NaOH आपका एक क्या है, बेस है, और बेस जो होता है या तो एसिड से भिड़ेगा या फिर एम्फोटेरिक से भिड़ेगा, ये कभी भी बेस और बेस से लड़ाई नहीं होगी। तो ये जो है N2O5 ये आपका एसिडिक, ये भी आपका उधर एसिडिक ही भाग जाएगा, P4O10 एसिडिक भाग जाएगा। जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका बेस में है, ये बेस है। ZNO, SNO, PbO ये सब के सब क्या एम्फोटेरिक हैं। तो एम्फोटेरिक वाले में तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये सारे कर जाएंगे, ये वाला। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, ये गौर से दिमाग में सारा का सारा बैठा के रखिएगा। तो चलिए हमारे पास में क्या है, NaOH एक बेस है, तो हम क्या करने वाले हैं कि बेस की रिएक्शन पहले एसिड से करवाएंगे, फिर इसी बेस की रिएक्शन हम लोग आपको इस तरीके के एम्फोटेरिक ऑक्साइड से करवाएंगे।
कोई बेसिक ऑक्साइड नहीं या फिर कोई बेसिक चीजों से इसका रिएक्शंस नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हम लोग करने वाले हैं एसिड से रिएक्ट। एसिड हमारा आके लड़ाई करने जा रहा है। एसिड समझिएगा भाई, पहला ही सवाल और जितना भी रिएक्शन होगा सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। H3BO3 और इसको आपने क्या डाल दिया, NaOH के अंदर भिड़ा दिया भाई। ठीक है भाई, H3BO3 आपका क्या है, ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड। हाँ भाई, बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल को लिखने का और तरीका हो सकता है, BOH का थ्रायस, ऐसे। बोलो यार मेरे भाई दोस्त, क्या मैं लिख सकता हूँ Na2B4O7, क्या लिख दिया मेरे भाई, ये क्या हो गया, बोरिक एसिड को इससे लेकर जाएंगे ये भिड़ जाएगा। नहीं भाई, क्या कर रहे हो, यही पहली गलती शुरू, कहानी यहीं से शुरू हो गई, यहीं से उलटना शुरू कर दिए अभी से। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही गलती नहीं होनी चाहिए आपके मेन पेपर में। आपने बोरिक एसिड है, इसको ये इस तरीके से लिख दिया। मैं जब भी रिएक्शंस करवाए हूं तो ये बोला हूं कि आप इनको इनके आयोनाइज फॉर्म में तोड़ दीजिए, OH माइनस फॉर्म में तोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तोड़ दिया आपने। यहाँ पे OH माइनस है, ये हमारा एक तरीके से क्या है, लुईस एसिड की तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा एक बेस की तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके इसको बना देगा क्या, BOH का 4 माइनस। बोलो यार, ये इससे भिड़ कर, है ना, ये आपका क्या है, एक तरीके से लुईस एसिड है, खालीपन है इसके अंदर। OH माइनस भिड़ेगा और एक आपका कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना भाई। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस बचा हुआ है, एक माइनस बचा हुआ है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, NaBOH4, यहाँ माइनस है, यहाँ पे अच्छा दिखा दूं प्लस और माइनस। बोलो भाई, आयनाइज फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इस आयनाइज फॉर्म को नॉर्मल लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, NaBOH का 4, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी। बोलो यार, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। देखो सबके प्रोडक्ट उल्टे सीधे आ रहे हैं, सब बैठे हुए प्रोडक्ट ही बनाने। सर बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, बोरान है 3, एक OH जोड़ दो। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं अंकिता, तुमको काय बात की इतनी हंसी आ रही है, इसमें क्या पा गई तुम, यहां तक किसी को समझ में आया, NaBOH का 4 आपको समझ में आ गया। और इसको और लिखने का तरीका बता रहा हूं कैसे लिखा जा सकता है, ये और कैसे लिखा जा सकता है। आप क्या करो, आप इसमें से 2 ऑक्सीजन, देखो बस इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई, तरीका बता रहा हूं लिखने का, इन्हीं को हल्का सा मॉडिफाई कर दो। OH में से इनसे कह दो भैया 2 ऑक्सीजन हमको दो, इनसे 2 ऑक्सीजन ले लिए, OH का 4 है ना, 2 ऑक्सीजन मांग लो, 2 ऑक्सीजन मांग लोगे इनसे तो ऐसे हो जाएगा, NaBO2, अंदर से 2 ऑक्सीजन निकाल लिए तो बचा कितना, 2 ही ऑक्सीजन अंदर बचा और 4 हाइड्रोजन बचा है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचा है। तो आपको यहां पे लिख सकता हूं मैं 2H2O, 2H2O ऐसे लिख सकता हूं क्या, NaBO2 इंटू 2H2O ऐसे लिख सकता हूं उसी चीज को। बोलो भाई, इस लाल वाले में कोई तकलीफ हो तो बताओ। आपने यहां से जो 4 OH4 था, इसमें से 2 ऑक्सीजन लिया, बोरान के साथ में लगा दिया और बच गया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2H2O लिख दिया। इसी चीज को आपने ऐसे लिख दिया है, लिख सकता हूं ना, सारे लोग एक साथ बोला करो यार। तो इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटा
बोरेट कहते हैं। तो बोरिक एसिड में अगर NaOH आप मिलाओगे तो सिप्रा बोरेक्स नहीं बनेगा, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा ये। और फॉर्मूला क्या है, NaBO2 × 2H2O। और बिल्कुल आसान तरीके से आपने H3BO3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, BOH का थायस, यहाँ पे एक OH माइनस है, ये आपका एक एसिड की तरीके से, लुईस एसिड की तरीके से काम कर रहा है, तो इसको OH इसको दे दो तो फिर BOH का 4 पे माइनस बना लेगा, इसको इसके पास में Na प्लस है, Na प्लस और इसका माइनस, आयन आयन एक प्लस एक माइनस, तो ये इस तरीके से हो गया। और इस तरीके को इस तरीके से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। आप समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए। अब चलें हम आपको लेके चलते हैं दूसरी एसिड HNO3 की तरफ लेके चलते हैं। और हमने HNO3 में डाल दिया क्या, NaOH, HNO3। ये हमारी दूसरी रिएक्शन है, ये हमारी पहली रिएक्शन थी, बोरिक एसिड वाली पहली थी, NaOH वाली दूसरी है। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, HNO3 में NaOH डाल दिया। तो आप सिंपल सा एक ही फंडा है आपको जो फॉलो करना है, इनको आप ऐसे तोड़ा करिए, H प्लस NO3 माइनस, ऐसे H प्लस NO3 माइनस तोड़ा करिए। और यहाँ पे भी ऐसे इनको ब्रेक डाउन करिए, Na प्लस और OH माइनस, ऐसे तोड़ा करिए, ठीक है भाई। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका प्लस इसका माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, NaNO3 बन जाएगा और इधर पानी निकल जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला वो क्या बना, NaNO3। बोलो भाई, किसी को कोई तकलीफ है क्या इसको बनाने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा आपने फॉस्फोरिक आर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले लिया, H3PO4, NaOH, NaOH। फिर आपने इसको ब्रेक डाउन किया मेरे भाई, कैसे ब्रेक डाउन किया, मान लीजिए 3H प्लस लिख दिया, प्लस PO4 पे 3 माइनस लिख दिया। ये आप अपने को समझने के लिए ऐसा करते हैं। और इधर आपने क्या कर दिया, आयनाइज के फॉर्म में OH माइनस कर दिया और आपने Na प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आपका क्या है, 3 माइनस है तो मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। इट मीन्स कि 3 NaOH ले लूं, 3 Na प्लस हो जाएगा। तो 3 Na प्लस और ये दोनों के दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्वाइंट होकर आपको क्या बनाते हुए नजर आएंगे, ज्वाइंट होकर आपको Na3PO4 यही बनाते हुए नजर आएंगे क्या मेरे भाई, बोलो। और बाकी पानी वानी अपना बाहर निकलता चला जाएगा। Na3PO4, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मजा अब जा रहा है सजा में निकलने। तो अब हम आपको देते हैं, एसिड हो गया, एसिड में ऐसे ही आप अपना एसिड लगा लीजिएगा, H2SO4 ले लेंगे, सोडियम सल्फेट बना लेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं ऑक्साइड में, और यहीं पे होगा आप कबाहट। क्या होगा, कबाहट। कबाहट में इसलिए कह रहा हूँ, बवाल इसलिए कह रहा हूँ मैं, कबाहट हमारी तरफ बोला जाता है, बनारस में बवाल हर जगह बोला जाता है। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर बवाल अगर यहाँ पे देखना हो तो ऑक्साइड हमारे पास में एक तो हो गया एसिडिक, एक तो हो गया बेसिक, एक हो गया एम्फोटेरिक, यही 3 हुए ना। अगर मैं ऑक्साइड की कैटेगराइज करूं तो हमारे पास में 3 तरीके के ऑक्साइड हैं, एक तो एसिड वाले ऑक्साइड हैं, एक तो बेस वाले ऑक्साइड हैं, और एक दोनों वाले हैं, है ना भाई। एक तो दोनों वाले ऑक्साइड में तो ये सब के सब हो सकते हैं। तो आपको मालूम है कि बेस वालों का तो यहाँ पे कोई चलना है ही नहीं, क्योंकि NaOH खुद ही एक बेस है। तो या तो एसिड के ऑक्साइड से भिड़ जाएगा या फिर वो एम्फोटेरिक के ऑक्साइड से भिड़ जाएगा। तो हम लोग दोनों को ले लेते हैं, पहले एसिड के ऑक्साइड को पकड़ लेते हैं, उसके साथ में NaOH को भिड़ाते हैं, फिर उसके बाद में एम्फोटेरिक के ऑक्साइड को लेते हैं और उसमें NaOH को भिड़ाते हैं। भाई बोलिए, आपको ये बात समझ में आ गई कि आप करने क्या जा रहे हो?
अगर आपको समझ में आ गई तो आप यहाँ पे एसिड ऑक्साइड ले रहे हो, पहले एसिड के ऑक्साइड, एसिड वाले। जैसे आपने पहला ऑक्साइड लिया एसिड में B2O3, बताएं भाई। जब भी ऑक्साइड होगा, सुनिएगा अब जो कहने जा रहा हूं इसको एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, कि जो भी ऑक्साइड होंगे, जो भी ऑक्साइड आप लोगे, उसको पानी में मिलाने के बाद में, पानी में मिलाने के बाद में उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में आप उसको कन्वर्ट करोगे। समझ गए? उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में आप उसको लेकर जाओगे, ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। जो भी आपको दिखेगा, आप सुन लिए, क्योंकि अब आप NaOH को एक्वस में लेकर जाने वाले हैं। NaOH हमारा एक्वस में होगा, और एक्वस का मतलब होता है पानी की मौजूदगी। तो पानी सबसे पहले जाके इनको अस्त व्यस्त त्रस्त कर देगा, इनकी कहानी ये कर देगा उल्टी सीधी। तो आप मुझे बताइए, B2O3 को आप इसके साथ में रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था? अगर याद हो आपको तो मुझे बताइए। अगर आप पुराने लेक्चर को देखे हो तो आप मुझे बताइए, B2O3 को आप लेकर गए हो पानी के बीच में तो क्या बना दिया है पानी से रिएक्ट करके? हाँ बिल्कुल सही है आपका, बोरिक एसिड। तो सबसे पहले आपका खोपड़ी इस पे जाना चाहिए कि इस ऑक्साइड का रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड क्या बन सकता है, क्योंकि एक्वस है तो आप अपने दिमाग में चला के रखिए कि पानी दिया होगा, पानी है ही, तो इसका रिस्पेक्टिव आपका बोरिक एसिड बनया होगा, बोरिक एसिड, ये BOH का थायस। तो पहले आपने हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को उसके एसिड में कन्वर्ट कर दिया पानी मिलाकर। अब आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ ये दिख रहा है। अभी आप लोगों ने ये वाली रिएक्शंस की है, सबसे पहली रिएक्शंस आपने यही की है, बोरिक एसिड वाली ही NaOH से की है और सोडियम मेटाबोरेट बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले यही बनाया था, तो अलग से नहीं। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, B2O3 NaOH एक्वस में जाएगा, तो सिमिलर वही पैमाना होगा, NaBO2 into 2H2O। जो प्रीवियस मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म ये फॉलो करके सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा, सोडियम मेटाबोरेट बना लेगा सिमिलर। क्योंकि यही चीज अभी आपने देखा था, ये और ये भिड़े थे तो यही कहानी हुई थी, इन दोनों के भिड़ने के बाद में यही आया था जो पहला आपने लिया था। बोलो भाई। तो B2O3 को रिएक्ट करवा दिए तो क्या हो गया, एक तरीके से इनकी हाइड्रोलिसिस किए हो आप, इनकी हाइड्रोलिसिस में चीज आई हुई है। और आप एक बार ध्यान दें, ये बात ध्यान दें कि हाइड्रोलिसिस जब पानी में लेकर जाते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, 3 दूना 6 डिवाइड बाई 2, इस पे हो जाएगा प्लस का 3, और जो प्रोडक्ट भी आएगा, प्रोडक्ट भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 ही आएगा। ये अभी हम आपको पी ब्लॉक में हाइड्रोलिसिस पढ़ाएंगे तो वहां पे भी पढ़ाएंगे कि जो आपका पेरेंट कंपाउंड होगा, जो प्राथमिक आपका कंपाउंड होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद में जो प्रोडक्ट भी आएगा उस प्रोडक्ट के भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, समान होंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद में बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आएगी। इसी तरीके से सिमिलर अगर हम आपको लेकर चल रहे हैं दूसरे ऑक्साइड पे, अगर हम लेकर चल रहे हैं भाई, और यहाँ पे लिख दिया गया है N2O5, और इसको पानी में ले जाके एक्वस NaOH में ले जाके डुबो दिया गया। अब एक्वस NaOH का मतलब ही है आपके पास में वाटर का प्रेजेंस, वाटर का प्रेजेंस। तो हमने क्या बोला कि जो भी ऑक्साइड होगा उस ऑक्साइड को उसके रिस्पेक्टिव एसिड या एसिड में या जिस चीज में वो जा सकता है लेके जाना पड़ेगा पानी के साथ में। अब N2O5 को अगर आप हाइड्रोलिसिस इसका करोगे N2O5 का, तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 5 दूना 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 5। तो ऐसा कोई एसिड बनेगा
नाइट्रोजन का वैसा एसिड बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 5 होगी, तो वो आपका बनने जा रहा है HNO3 बन जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, 5। और ये बना कैसे, इस पे चर्चा में एक बार किया भी हूं, फिर से आपको पी ब्लॉक में दोबारा मिल जाएगा, ये दोबारा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो HNO3, ठीक है भाई, बोल दो, नहीं तो तुम रुक जाओ, थम ही जाओ, तुम थम जाओ यार, तुम्हारी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती है। बात ये है तुम्हारी पीड़ा जो है वो हमसे देखी नहीं जाती। ये है आपका N2O5, N2O5, ठीक है भाई। अब इस N2O5 को आपने पानी में लिया है, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, तो इस पे माइनस चार्ज रहेगा और इस पे प्लस चार्ज रहेगा। तो प्लस वाले को OH दे दीजिए, OH माइनस दे दीजिए, और माइनस वाले को H प्लस दे दीजिए पानी का। तो जब आप यहाँ पे दे देंगे इसको, तो आप ये वाली यूनिट बाहर निकाल के ले आइए, इस यूनिट को बाहर निकाल के ले आए तो क्या हो जाएगा, HON, यही तो है, यही, और ये क्या है आपका HNO3 है, HNO3 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HNO3। यही तो काम हमने किया, और क्या अलग से कुछ थोड़ी ना कर दिया है। बोलो बंधु, क्या ये बात आपको समझ में आई? अब HNO3 को आपने अभी अभी जस्ट आपने पहली रिएक्शंस के बाद में दूसरी रिएक्शंस की थी HNO3 की NaOH के साथ में, NaNO3 आपका यहाँ पे कहानी बनती हुई नजर आ रही है। अब इसको आपने ले लिया किसमें, NaOH में। जस्ट अभी पिछले वाली रिएक्शन, ये आपका क्या हुआ, H प्लस NO3 माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ, Na प्लस OH माइनस, तो ये Na प्लस NO3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, प्लस में पानी निकल जाएगा। तो बोलो यार, अगर मैं मोटी मोटा एक लाइन में लिखना चाहूं तो N2O5 को अगर हमने NaOH एक्वस में डाला है तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट ये है। बहुत छोटी सी बात है, NaNO3 प्लस H2O। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है, और कितने लोगों के भेजा से ऊपर जा रही है? बोलो भाई, सांप सूंघ के बैठा है, बताओगे, समझ गए? तो लिखते पढ़ते रहा करो ना, कुछ तो लिखा पढ़ा करो वहां पे चैट बॉक्स में। व्हाट्सअप खेलते हो, यहाँ पे भी खेला करो। देखो, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरा ऑक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे लिया, आपको मैं देता हूं, जैसे आपके पास में P2O5 है, P2O5, और इसको आपने ले लिया किसमें, NaOH एक्वस में ले लिया भाई, NaOH एक्वस में ले लिया। अब आप हमें बताइए क्या होगा, P2O5 NaOH एक्वस में ले लिया आपने, तो जो P2O5 है वो कहां भाग कर जाएगा, पहले P2 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस पे कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस पे 5। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई एसिड बताओ फास्फोरस का, 5 ऑक्सीडेशन वाला फास्फोरस का एसिड क्या होगा, H3PO4। बोलो भाई, 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 ही आएगा, फास्फोरस का 5, मतलब ये हो गया। अब ये वाली रिएक्शन आपकी NaOH के साथ में होने वाली है, तो ये आपकी अभी तो पुरानी रिएक्शन तीसरे नंबर की आपको करवाया हूं, तीसरे नंबर वाली रिएक्शन ये देखिए आ गई, ये H3PO4 का NaOH के साथ में रिएक्शन अभी अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Na3PO4। बोल दो भाइयों, क्या ये आपको बात
समझ में आ रही है कि कैसे आपको बनाना है। अब आपका बवाल शुरू। अब आपने एसिड के ऑक्साइड का आपने NaOH के साथ में रिएक्शंस करवा लिए, है ना। एसिड के ऑक्साइड का NaOH के साथ में रिएक्शंस आपने करा लिए। अब आपकी अगली ऑक्साइड होने वाली है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। चलें आगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बढ़ाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी होगा। देखिए ध्यान से समझें। एम्फोटेरिक डालिए, हेडिंग डालिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका आपको जवाब देना है भाई, और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको तरीका बता रहा हूं। देखो यार, जैसे हमारे पास में क्या है, ZnO है, शुरुआत हमारी यहीं से होनी है। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हमने इसके अंदर, क्योंकि अब ये दोनों चीज से रिएक्ट करने जा रहा है ना, दोनों चीज से रिएक्ट करने जा रहा है, तो ये H2O है और ये H2O। देखिए भाई, H2O का मतलब क्या हुआ, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो अब ये इस हिसाब से जाएगा और इसका हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करेगा, ZnOH का ट्वाइस ऐसे बनाने की कोशिश कर लेगा। और ये जो चीज दिख रही है, कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जिससे बेस जैसा दिख रहा है ना, जहां पे OH निकलता हुआ नजर आता है, वो कुछ क्षारी नजर आता है, जिसे OH माइनस देने की टेंडेंसी दिख रही है। तो ये इसका कौन सा वाला नेचर है, ये कौन सा वाला नेचर है, बेसिक वाला है, बेसिक वाला। और यही चीज, इसी चीज को अगर आप लिखना चाहेंगे, ये हटाई दीजिए एक ही बार में, इसी चीज को एसिड जैसा लिखना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो आपने 2 हाइड्रोजन बाहर लिख दिया, और यहाँ पे बच गया कितना, 2 ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ ZnO2 सेम। मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदल दिया, लिखने का तरीका बदल दिया। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ऐसे लिख रहा हूं, तो ये मुझे कुछ H प्लस जैसे डोनेट करता है वैसा दिख रहा है, H प्लस दे देगा, फिर दूसरा H प्लस दे देगा, तो ये कुछ हमें ऐसे एसिड जैसा दिख रहा है, ये कुछ हमें बेस जैसा दिख रहा है। मैं देखने की बात कर रहा हूं, है ना भाई। यही ZnO, आपको ZnO2 आपको अगर लिखे हो तो ये कुछ बेस जैसा दिख रहा है, और ऐसे लिखे हो तो एसिड जैसा दिख रहा है। अब आप देखिए, समझे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब NaOH एक बेस है, तो बेस एम्फोटेरिक के एसिडिक बिहेवियर वाले नेचर से क्या करेगा, भिड़ना चाहेगा, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक, क्षार और अम्ल दोनों। और जबकि आप रिएक्ट किससे करने जा रहे हो, एक क्षार से, तो क्षार किसको ढूंढेगा, अम्ल को ढूंढेगा। तो उसका अम्ल वाला हिस्सा तो ये है H2ZnO2 वाला, इसका मतलब है कि H2ZnO2 जाकर NaOH से लड़ाई करने जा रहा है। साफ साफ अर्थ ये है कि H2ZnO2 जो है वो जाके भिड़ेगा किससे, NaOH से। अगर यहीं पे ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका बेस है। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, समझिए, मैं थोड़ा सा और इसको और एलोबरेट करता हूं। जैसे आपके पास में जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड में आपको इसने ऐसे दे दिया NaOH एक्वस, ठीक है भाई, NaOH एक्वस दे दिया, और यहाँ पे दे दिया HCl एक्वस दे दिया, एक्वस। अब देखो ये बेस है ना, तो ये कौन से वाला बिहेवियर में जाएगा, अपने एसिडिक बिहेवियर में जाएगा। साफ साफ कहने का अर्थ होगा कि ये एसिडिक बिहेवियर कैसा, H2ZnO2, मतलब साफ ये अर्थ है कि इसकी फाइट जो होने वाली है, इससे होने वाली है।
यहाँ पे एक्वस है ना, एक्वस ZnO इसमें बदल जाएगा, जैसे ये देखो पानी था उसमें बदल गया। और ये HCl क्या है, एक हमारा अम्ल है, तो ये वाली जो अम्ल होगा इसके कौन से वाले से जाके भिड़ना चाहेगा, ZnOH के ट्वाइस वाले से, ये इससे भिड़ना चाहेगा। तो साफ साफ मतलब है ये शक्तिमान है, कभी ये गंगाधर बन जाएगा, ये कभी शक्तिमान बन जाएगा। आप नहीं समझ पाए क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये ZnO माहौल देखकर अपने आप को बदल लेगा। माहौल देखा कि बेस आया है तो अपने आप को अम्ल जैसा दिखाने लगेगा, माहौल देखा कि अम्ल आया है तो अपने आप को बेस जैसा दिखाने लगेगा। बोलिए भाई, क्लियर है तो कहिए, क्लियर है तो आगे लेकर चले, आपको बता दें कि क्लियर है तो आगे लेकर चले। माहौल देखकर क्या हो जाएगा, वो अपना जब क्लियर है तो फिर क्या दिक्कत है, तब हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये कहानी सारे के सारे इंफोट्रिक के साथ में है। वो अपने अम्ली और क्षारी अवतार को ले लेगा, अगर उधर से क्षार आ रहा है तो अम्ली वाले को भेजेगा, अगर उधर से अम्ल आ रहा है तो क्षारी वाले को भेजेगा। बस इतना समझिएगा। अब आप यहाँ पे देखें ध्यान से, समझने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए लिख देता हूं, समझने, क्योंकि बहुत लोग हैं, समझने के लिए, क्या समझने के लिए बता रहा हूं आपको, आप सोच तो पाओगे नहीं, लेकिन फिर भी आप सोचिए, फिर भी आप सोचिए, क्या सोचना आपके दिमाग में चल रहा है। ऐसे इनका मुंह भी देखो, क्या सोच रहे हो। जैसे आपके पास में कोई भी एम्फोटरिक, कोई भी ऑक्साइड हो एम्फोटरिक का, जैसे आपने ZnO ले लिया, आपने PbO ले लिया, आपने PbO2 ले लिया, आपने SnO ले लिया, आपने SnO2 ले लिया, है ना भाई, बोलो आप, चलो 4-5 आपने ले लिया है, और भी जितने भी ऑक्साइड हो सकते हैं आपने एम्फोटरिक ऑक्साइड को बिछा दिया। और आपको ये मालूम है मेरे भाइयों कि आप NaOH के साथ में जा रहे हो, और NaOH एक्वस में है, पानी अपने साथ लेकर चल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो H2O, H2O, यहाँ पे लिखो H2O, यहाँ पे लिखो H2O, यहाँ पे लिखो H2O, पानी को लेकर चलो साथ साथ, H2O H2O H2O, पानी को लेकर चलो, और इस पानी को जोड़ दो इसमें, इस पानी को इसमें जोड़ दो। तो जब पानी जुड़ेगा तो H2, सीधा सीधा लिखो H2, और एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है, तो ZnO2, ZnO2। तो साफ अर्थ है कि इस ZnO का अम्ली वाला रूप अवतार ये है। इसी तरीके से लेड है, लेड ऑक्साइड Pb, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है H2PbO2। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया H2PbO3। सिमिलर आपने लिख दिया H2SnO2, सिमिलर आपने लिख दिया H2SnO3। बोलो भाई, अब आपके अम्ल वाले हथियार तैयार हो चुके हैं, अम्ल वाले आपके तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनको लड़ाई करनी है, किससे, बेस से करनी है। तो अपने अम्ली अवतार में खड़े हो गए हैं। तो अम्ली अवतार आपको बनाने के लिए केवल और केवल आप पानी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इतना आप कर लोगे मेरे भाई, इतनी कहानी आप बना लोगे, या फिर इसमें भी आपको कोई समस्या है तो बताइए। समस्या हो तो बताओ, समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। हे राम, हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आपको एक का रिएक्शन करवाते हैं, ऊपर वाले का एक का रिएक्शन करवाते हैं, बाकी के प्रोडक्ट आप खुद खुद बना लेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक का हम आपको बना के दिखाते हैं, ऊपर वाले का जेड एन का बना कर दिखाते हैं, आप कैसे बनेगा।
अब आपका ये वाला हिस्सा जो है आपने मान लीजिए लिया क्या, ZnO लिया और आपने ZnO में NaOH मिला दिया, एक्वस मिला दिया, ठीक है भाई। तो आपने ZnO को तुरंत इसके एसिड वाला अवतार में लेकर इसको चले गए, ZnO2 बना दिया, ZnO2 बना दिया, इसके एसिड वाले अवतार में लेकर गए। फिर आपने इसको आयनाइज फॉर्म में लिखा, 2H+ लिख दिया और प्लस ZnO2 पे आपने 2- लिख दिया। बहुत बढ़िया, आपने ऐसे लिख दिया। और इधर आपने NaOH के लिए भी वही कहानी बिछा दी, Na पे प्लस लिख दिया और OH पे माइनस लिख दिया। बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 प्लस लिख दिया। अब ये 2 प्लस और 2 माइनस अब ये क्या हो जा रहे हैं भाई, काउंटर बैलेंस होने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, Na2 ZnO2, वही दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 2 सोडियम लग गए भाई, बाकी पानी वानी तो निकलते रहेंगे। 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन गायब, दोनों की जगह पे सोडियम बैठ गया। अब देखें यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन को गायब करेंगे तो इसका बिल्कुल एकदम सुंदर सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या, Na2 ZnO2। इसका सुंदर सा क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2 PbO2। सबका सुंदर सुंदर सा क्या होगा, प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, PbO3। इसका भी सुंदर सा बनेगा Na2SnO2, इसका भी सुंदर सा बनेगा Na2SnO3। मान लीजिए हमने यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड ले लिया होता, बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि बेरिलियम भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये भी कैसा पानी के साथ में मिलकर बवाल मचाता है, BeO2 हो जाता। फिर इसका भी सुंदर सा एक प्रोडक्ट बनता, क्या, Na2BeO2। अरे बोलो यार, किसी को कुछ समस्या है क्या समझने में, किसी को कोई समस्या है क्या समझने में भाई? अभी भी समस्या है तो जाओ कहीं पे डूबो और डूब मरो वहीं पे, ठीक। और हम आएंगे तेरही में तुम्हारे पूड़ी खाने। देखो भाई ध्यान से देखना, ये आपकी एक बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जैसे आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वैसे ही जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है या फिर लोअर ऑक्सीडेशन में, हायर ऑक्सीडेशन में उसका मोर और लेस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि पीबी लेड, लेड आपका +2 में ज्यादा स्टेबल होता है कि +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपका जवाब क्या होगा। अरे रुक जाइए भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट से ही तो नाम बताने के लिए जा रहा हूं मैं, आगे आगे कूदते रहोगे मेढक की तरीके से। बताओ भाई, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अब वो आपसे क्या बोलेगा, आपसे बस ये बोल देगा कि लेड के अंदर एक्सेस में आपने क्या डाल दिया, NaOH। तो अब लेड के अंदर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, तो लेड का तो ये भी कंपाउंड बना है और लेड का ये भी कंपाउंड बना है भाई, बोलो ना यार। लेड का ये भी बना है और लेड का ये भी बना है। अब ये थोड़ी ना वो कह रहा है कि लेड ऑक्साइड है कि PbO2 है, ऐसा तो नहीं बोला है आपसे, उसने बस कहा लेड डाल दिया गया है NaOH एक्सेस एक्वस में। तो अब ये आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि पानी में जाएगा तो PbO अगर जो है, अगर वो PbO ऑक्साइड बना रहा है तो PbO का स्टेबिलिटी ज्यादा है या फिर PbO2 का स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये आपका जो ये बेसिक नॉलेज है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका लेड है वो Pb2 में ज्यादा स्टेबल होता है या Pb+4 में होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो Zn है वो +2 में ज्यादा स्टेबल आपको दिखता है या कि +4 में। और ये वाली चीज आप जब केमिस्ट्री पढ़ते 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 आपको ये समझ में आ जाती है भाई, है ना। जब ये आप समझ जाते हो तो ऑटोमेटिक आप क्या करते हो, कहानी बना लेते हो। तो आपको पता है, जैसे आपने यहाँ पे लिया बिस्मत ले लिया मान लीजिए, और ये +2 में जाएगा या फिर +1 में जाएगा या +3 में जाएगा। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी।
है ना भाई। तो अब इस हिसाब से देखो तो ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होगा, ये भी आपका क्या होगा Zn2+ के फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होगा। बोलो यार। तो आपका जिसका एग्जिस्टेंस होगा, अगर उसने ऑक्साइड दिया है कि PbO को आप NaOH में मिलाओ, बोल दिया कि आप PbO को मिलाओ तो आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, बोल दिया PbO2 को मिलाओ तो आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, लेकिन उसने कह दिया लेड के अंदर मिलाओ। अब लेड का आपके दिमाग में मोर स्टेबल वाला फॉर्म आना चाहिए। अब लेड का मोर स्टेबल वाला फॉर्म PbO है या PbO2 है, आप हमें बताइए। लेड का मोर स्टेबल वाला फॉर्म ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा वाला होगा, +2 या +4। और जो मोर स्टेबल के फॉर्म में होगा उसी के प्रोडक्ट पे आपको टिक्का मारना होगा। तो आप जैसे +2 वाला मोर स्टेबल है और ए भी ऑप्शन में है और ए भी ऑप्शन में है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा भाई। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा कंसर्न क्या है, मैं आपको क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात आप पकड़ पा रहे हो। अब जैसे जिंक है, अब जिंक ही देख लो। अब आपके पास में ZnO है और एक आपके पास में ZnO2 होता, ZnO2 होता तो आपका क्या बन जाता भाई, H2ZnO3 बन जाता, और आपका NaH में जाता तो क्या बना लेता, Na2ZnO3 बना लेता। अब वो कह दे कि जिंक के किसमें डाल दे भाई, जिंक के, या फिर ऐसे कह दे कि जिंक के मेटल को हमने एक्वस NaOH में डुबो दिया, तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि आपका जिंक ऑक्साइड मोर स्टेबल है कि ZnO2 मोर स्टेबल है, और ऑप्शन में ये भी होगा और ऑप्शन में ये भी होगा, तो आपको उस समय आपके मोर स्टेबल वाले पे ही टिक लगाना पड़ेगा। ये अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो रही है ना, कि आप इनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझकर बैठे रहेंगे। यहाँ पे आप नोट करेंगे ध्यान से कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, एकदम हिंदी में एकदम साफ साफ, उनके पीछे 8 लगता है, ATE 8 लगेगा। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में 8 लगेगा, 8 लगेगा। नामकरण बता रहा हूं, एक में 8 एक में 8। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे Zn पे 3+ है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 होगा, इस पे प्लस का 2 है, तो ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इस पे क्या हो जाएगा 8, सोडियम जिंकेट, है ना, यहाँ पे जिंकाइट हो जाएगा। ऐसे Pb2+, 4, इस पे +2 है, इस पे +4 है, तो ये क्या हो जाएगा +4 पे प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट इसका नाम है, सोडियम प्लम्बेट नाम हो जाएगा इसका, 8 लगेगा। यहाँ पे सोडियम प्लम्बाइट हो जाएगा, सोडियम प्लम्बाइट ये नाम हो जाएगा। ऐसे आपका यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +2 दूना 4 +2 है, तो स्टेनेट हो जाएगा, ये स्टेनेट हो जाएगा और स्टेनाइट हो जाएगा। ज्यादा वाले के पीछे 8 लग जाएगा और कम वाले के पीछे 8 लग जाएगा, तो ये सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनाइट, इस तरीके से आप इनके नामकरण कर सकते हो। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और आप सोच कर बताओगे कि जो अगर SN है +2 में और SN है आपका +4 में, तो किस फॉर्म में मोर स्टेबल होगा, और इसी को अगर आप डाल दिए NaOH में तो वही रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका काम है कि कौन सा एलिमेंट अपने किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, उसी को NaOH में भिड़ाइए, काम आपका बन जाएगा। बोल दो यार, कुछ बात आपको समझ में आई, कुछ आपको मैंने कुछ बताया है आज।
आ गई बात? आपके भेजे में खोपड़ी में बात अगर समझ में आ गई होगी तो ये जो स्लाइड आपकी आंखों के सामने है, साफ साफ लिखा मिलेगा कि जिंक मेटल उठा के NaOH में डाल देगा। आपको Sn उठाएगा NaOH में जोक देगा, ऐसे ही उठाएगा बेरिलियम ऐसे जोक देगा, है ना भाई, लेड उठाएगा ऐसे जोक देगा। तो इस तरीके के खूब जोखम जोकाई चलेगी। तो ये हमारे जितने भी थे मेटल्स थे। अभी सुनिए गौर से, ज्यादा मत उड़िए। बात यह है कि नॉन मेटल के रिएक्शन सभी बाकी हैं। आपको दे दे सल्फर को उठा के डाल दे, सल्फर उठा के डाल देगा, हाइपो वाइपो लगेगा बनने, है ना भाई, हाइपर हो जाओगे। आयोडीन उठा के डाल दे ना मेरे भाई। अब मैंने क्या बोला, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें आनी चाहिए। और रही बात आपका ये कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो आप जाएंगे, अब अपने मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे जाएंगे, आप किताब खोलें, शुरू के ही 1-2 पेज पे जब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहता है तो बगल में ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन जाएगा। उसके पीछे के बहुत सारे वजह होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, 2 तरीके के बच्चे हैं आपके ग्रुप में और आपके बैचमेट। 2 साथी हैं, एक साथी ये हैं जो कह रहे हैं कि सर 2 महीने में कैसे सिलेबस करा दोगे, दूसरे साथी ये हैं कह रहे हैं कि सर एकदम बिल्कुल बेसिक पढ़ाइए, है ना। तो दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। एकदम बेसिक पढ़ाएंगे तो एक कोर्स आप पढ़ रहे हो MSc का, BSc MSc इंटर सब मिला के पढ़ रहे हो, तो कम से कम 7-8 महीने का कोर्स होता है तरीके से पढ़ने का। तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो 8 महीने का आपका सिलेबस होगा। और अगर आप BPSC के हिसाब से चल रहे हैं तो कम से कम आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना आप पढ़े हो। हम उसी को ऊपर ऊपर से आपको, ऊपर ऊपर भी क्या है, बहुत आपने एस ब्लॉक का 9वां लेक्चर पढ़ा है। अब जैसे आपका सवाल है कि कौन सा हायर में कौन सा लोअर में, ये आपका अभी आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो जब हम P ब्लॉक में आएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो 2 महीने में लाइव क्लासेस से तो नहीं होगा, तो हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किए हुए क्लासेस लेटेस्ट वाले वो भी अपलोड करेंगे आपके क्लास के बीच में, कि कुछ जितने भी मैक्सिमम लाइव होंगे साथ साथ में रिकॉर्ड करके भी डालेंगे, जिससे आप घर पे उसको भी करते रहेंगे इसको करते रहेंगे, तभी हो पाएगा। अगर आप ये चाहेंगे सारा का सारा लाइव हो जाए तो लाइव भी पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, और सारा बेसिक से एकदम हो जाए तब भी पॉसिबल नहीं है। तो आप समझिएगा हमारी मजबूरी को, है ना। और रही बात यह है कि कॉन्सेप्ट के फिर अलग बैचेज होते हैं, PGT का, यूपी वाले का PGT, है ना, झारखंड का PGT 8 महीने पढ़ाया जाता है दबा के, 8 महीने का कोर्स होता है प्रॉपर, 300-400 वीडियोस होती हैं, देखिए मस्त एकदम केमिस्ट्री की ऐसी तैसी हो जानी है ना। हाँ, अब टेस्ट सीरीज की बात हम आपको बता देते हैं। अब आपको हम टेस्ट सीरीज की बात बता देते हैं कि कल आपका S ब्लॉक का टेस्ट होगा, कल सैटरडे शाम को 9 बजे। और आपका S ब्लॉक का जितना भी पढ़ाया हूं मैं, कल और भी पढ़ा दूंगा, दिन में तो और भी पढ़ाऊंगा ही। तो शाम को टेस्ट होना तो दिन में पढ़ा दूंगा, तो जितना पढ़ाया रहूंगा वो सारा का सारा आपका टेस्ट में होगा। और एक एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में देखूंगा, सारा बच्चा अटेंड करना चाहिए। इतना बात समझ लीजिएगा कि अगर आप टेस्ट में अटेंड किए हो और समय भी पता चलता है कि आप उस पर 5 मिनट बैठे हो कि 10 मिनट बैठे हो कि तुरंत बस सबमिट कर दिए हो, सब डेटा रहेगा। तो मैं आपके साथ में संडे को उस टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पे लाइव करूंगा और उन बच्चों का भी रैंक दिखाऊंगा जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। तो ये आप देख लीजिए, पूरा दिन भर बढ़िया से पढ़िएगा, जो पढ़ाया हूँ वही आएगा। ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, कोई डिनाई मत करिएगा कि टेस्ट नहीं दे पाए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच। कल का टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा, सारे बच्चे उसके लिए अप्लीकेबल होंगे। हम आपको लोकेशंस और लिंक दे देंगे, लिंक क्लिक करिएगा टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हम आपको टेस्ट का लिंक डाल देंगे कल, और नोटिस आज ही डाल देंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका PDF हम आपके ग्रुप में डालते हैं। धन्यवाद भाई लोग, धन्यवाद।